हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है। जीएस का जो हम लोग सीरीज शुरू किए थे उसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, जीएस का जो हम लोग शुरू किए थे, इस सीरीज में हम लोग जो जीएस का जो 30 क्वेश्चन है वो तो होगा ही होगा। साइंस का भी कुछ बेस होगा, कंप्यूटर का भी होगा, कुछ झारखंड का भी हम लोग करेंगे। तो इस सीरीज में पूरी तरीके से आपको, जहाँ तक मुझे लगता है, 40 से 45 क्वेश्चन का आपका प्रिपरेशन होगा। ठीक है, तो इस सीरीज को हम लोग स्टार्ट किए थे और कुछ क्वेश्चन को लेते हुए चीज़ों को आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, आप लोग रेडी हैं? तो सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसं अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण से संबंधित है? सब क्वेश्चन आया हुआ है और ये न्यूज़ से रिलेटेड है। बेसिकली जो आप लोग को ये करा रहे हैं, ये टॉप टू बॉटम अप्रोच में करा रहे हैं। आप लोगों को पहले वाले वीडियो में, पहले क्लास में मैं बता भी चुका था ये क्यों इंपॉर्टेंट है, किस तरह क्वेश्चन आ रहा है, स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए। अदरवाइज जीएस तो एक समंदर की तरह है। क्वेश्चन जो ट्रेंड में आ रहा है, जिस स्ट्रेटजी को फॉलो करना है, उसी चीज़ को मैं बता रहा हूँ। कोई भी करंट को आप पढ़ो तो टॉप टू बॉटम में आ जाओ, उसके सारे 360 डिग्री में उसको तैयार करने की कोशिश करो। क्वेश्चन करंट बेस में ही आता है, चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे हिस्ट्री का रिलेटेड हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे इन्वायरमेंट हो, चाहे इकोलॉजी, आपका इकोनॉमिक्स हो, कहीं का भी आता है वो करंट के बेस में ही आता है, कुछ भी नहीं आता। ये आपको लगेगा कि ये स्टैटिक पार्ट है, आपको लगेगा कि ये स्टैटिक जीके है बेसिकली, लेकिन वो रहता है करंट। करंट में उसका रिलेवेंट रहता है, तो वही चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें हम लोग जनवरी 2022 से आगे तक, अक्टूबर 2023 तक के न्यूज़ को हम कवर करा देंगे, जिसमें हिस्ट्री एंड कल्चर। ठीक है, उसके बाद देखिए, सारा टॉपिक तो करा पाना बहुत मुश्किल है, बट आप लोग को एक आइडिया हम लगा के दे देंगे। हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, उसके बाद पॉलिटी है, हाँ, उसके बाद इकोनॉमिक्स है, उसके बाद इन्वायरमेंट है, और इसी से रिलेटेड, जैसे पॉलिटी आईआर से, आईआर का जो न्यूज़ होगा, इंटरनेशनल रिलेशन का जो न्यूज़ होगा, वहीं से हम लोग निकालेंगे। लोकेशन के बेस्ड होगा, है ना। जैसे ब्लैक सी से रिलेटेड कौन कौन सा देश बाउंड्री कौन कौन टच कर रहा है, वो क्यों न्यूज़, वो क्यों आया, एक्चुअली वो न्यूज़ में था, उसको हम लोग देखेंगे। उसी से कैपिटल आपका जो पढ़ना है उसको हम लोग देखेंगे। करेंसी को देखेंगे हम लोग। ठीक है, स्पोर्ट्स को देखेंगे, वो तो अलग न्यूज़ करंट का ही पार्ट होगा। अवार्ड का चीज़ को हम लोग देखेंगे। तो इन सब चीज़ों को हम लोग कवर कराएंगे, और यहाँ से आपको मैं मान के चल रहा हूँ पूरे 150 क्वेश्चन में से 40 से 45 क्वेश्चन यहाँ से आएगा। इससे ज़्यादा ही आएगा, कम नहीं आएगा, लिख लो। तो ये काफ़ी आप लोग का जो बर्डन है उसको कम कर देता है। आप स्टडी समझ चुके हैं क्या इसमें होने वाला, पूरी सीरीज होगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण से संबंधित है? आर्टिकल 30, आर्टिकल 26, आर्टिकल 27, आर्टिकल 29। ये न्यूज़ में था। ठीक है, पहला क्वेश्चन, आप लोग इसका आंसर दीजिएगा। सेकेंड क्वेश्चन है, आप लोग देखिए, आर्टिकल 350 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए स्पेशल ऑफिसर ऑफ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। Second statement of the special officer for linguistic minority is appointed by President of India. Which of the statements given above is correct? इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा करेक्ट है? यहाँ पे कौन सा लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के बारे में दिया हुआ? ठीक है, अभी पहले आप लोग क्वेश्चन देखो, उसके बाद इसका हम डिटेल बताते हैं क्या न्यूज़ में था। ठीक है, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, भाषाई अल्पसंख्यक। ठीक है, भाषाई अल्पसंख्यक, इसमें कौन सा आंसर सही होगा? हाँ, हालांकि इसका आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी के बारे में सही है? यह अनुच्छेद 349 के तहत अनुल्लेखित है। इस विशेष अधिकारी की जो सीट है, ऑफिस जो है, इलाहाबाद में है। इसमें से कौन सा सही है? वन बाई वन हम लोग देखेंगे, डिटेल बताएंगे, फिर से हम लोग क्वेश्चन में आएंगे। ठीक है, देखो, ये जो न्यूज़ में है ना, ये बेसिकली ये जितना भी चीज़ हम लोग देखें, ये न्यूज़ में रहा है। सुप्रीम कोर्ट में मामला माइनॉरिटी अल्पसंख्यक के संबंधित बात चला था। उसमें यह था कि जितना भी राज्य सरकार, सुप्रीम कोर्ट आदेश दिया था कि जितना भी राज्य सरकार है
अब हिंदू सहित अन्य धार्मिक और भाषाई समुदाय को भी अल्पसंख्यक का दर्जा दे सकता है, पहला। दूसरा स्टेटमेंट, दूसरा जजमेंट में ये दिया था कि आर्टिकल 29 के अंतर्गत अल्पसंख्यक ही नहीं आएगा, अल्पसंख्यक ही नहीं आएगा, उसके साथ बहुसंख्यक के लोग को भी शामिल कर सकते हैं विशेष दर्जा देने में, विशेष करने के लिए। तो ये आर्टिकल 29 को में भी कुछ स्पेशल स्टेटमेंट दिया, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिएगा आप लोग एसएससी सीजीएल के क्वेश्चन में आया था ये, ठीक है। तो ये रहा है, ये न्यूज़ में था। तो आपको यहाँ से जब ये न्यूज़ में रहा है ना, तो आपका पूरा का पूरा आर्टिकल 29, आर्टिकल 30, आर्टिकल 350B ये सारा कुछ देखना होगा। तो जब आप इसको देखिएगा तो पता चलता है कि आर्टिकल 29 किससे संबंधित है, कि भारत के राज्य क्षेत्र या उसके किसी भी विभाग के निवासी नागरिकों के किसी अनुभाग को अपनी विशेष भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है। यहाँ पहले अल्पसंख्यक की बात की जाती थी, अल्पसंख्यक की बात की जाती थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि ये अल्पसंख्यक के नहीं है, अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक दोनों प्राप्त होंगे, क्योंकि ये भारत के किसी भी भाग के निवासी के लिए, और निवासी में अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक दोनों आते हैं, तो दोनों की भाषा, लिपि, संस्कृति को बनाने का अधिकार होगा। तो इसमें आर्टिकल 29 कंप्लीटली अल्पसंख्यक से रिलेटेड नहीं है। क्वेश्चन अब फंसने वाला, यहीं पे क्वेश्चन फंसाया जाएगा आने वाले समय में कि कौन सा आर्टिकल, क्वेश्चन आ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिकल विशेष रूप से अल्पसंख्यक से संबंधित है, अल्पसंख्यक के मुद्दों से, उनके अधिकारों से संबंधित है। तो मैक्सिमम लोग आर्टिकल 29 को भी मारेंगे, जो बिल्कुल गलत हो जाएगा। कंप्लीटली रूप से आर्टिकल 30 जो है, जो विशेष रूप से प्रावधान करता है कौन, धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को, स्पेशल रूप से सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थानों की स्थापना करने और उनके प्रशासन का अधिकार होगा। यह याद रखिएगा, ये चीज़ को हमेशा याद रखिएगा। केवल अल्पसंख्यक की बात करता है आर्टिकल 30, लेकिन आर्टिकल 29 जो है वो नागरिकों के किसी भी वर्ग के बारे में, जिसमें से अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक दोनों होगा। लोग पहले इसको सिर्फ आर्टिकल 29 को भी अल्पसंख्यक के रूप में देखते थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद ये चेंज हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पे फंसेगा, लिख लो मेरे से। उसी तरह का जो भाषाई अल्पसंख्यक जो बात होती है, भाषाई अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक, ठीक है, इसको ये आर्टिकल जो है 350B के अनुरूप इसको जोड़ा गया था। याद रखिएगा, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन सब आता है। 7 संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के तहत आर्टिकल 350B को जोड़ा गया था। यहीं पर भाषाई अल्पसंख्यक का बात किए गए थे, और भाषाई अल्पसंख्यक की बात की गई थी। इसका जो नियुक्ति होगा, इसका जो विशेष अधिकारी की जो नियुक्ति होगी वो राष्ट्रपति के द्वारा होगा। पहला विशेष अधिकारी की नियुक्ति किसका द्वारा होगा, राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। इसका जो ऑफिस है, विशेष अधिकारी का जो ऑफिस होगा, सबसे पहले न्यू दिल्ली था, लिख लो इसको, न्यू दिल्ली था। फिर बाद में इसको इलाहाबाद किया गया, अब जो प्रयागराज हो गया है ना। अब प्रयागराज से भी शिफ्ट करके उसके बाद न्यू दिल्ली कर दिया गया इसके ऑफिस को, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ राजस्थान के, इसमें क्वेश्चन आया हुआ था, 2-3 जगह ये क्वेश्चन आया हुआ है करंट में, दिल्ली। अब न्यू दिल्ली में ये इसको शिफ्ट कर दिया। तो याद रखिएगा, भाषाई अल्पसंख्यक का जो आर्टिकल है, आर्टिकल 350B, ये 7 संविधान संशोधन 1956 के तहत जोड़ा गया था। इसमें राष्ट्रपति विशेष अधिकारी की नियुक्ति करता है, जो सारा चीज़ का मामला भाषाई अल्पसंख्यक के मुद्दे को देखता है। इसका ऑफिस कहाँ है, न्यू दिल्ली में, ठीक है। तो ये जितना भी क्वेश्चन आया इसमें, आर्टिकल 29, 30, 30B, सारी चीज़ों को आप लोग देखिएगा। अब जब अल्पसंख्यक का बात आया, तो आपको तुरंत शिफ्ट होना चाहिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग। अभी आगे हम लोग देखेंगे इसके भी क्वेश्चन को, आयोग, इसके बारे में भी आपको देखना होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन देख लीजिए, आप लोग ये चीज़ समझ गए होंगे। तो क्वेश्चन इसका क्या होगा, इसका जो क्वेश्चन है कि कौन सा अल्पसंख्यक के हितों की रक्षा की बात करता है। आप इस चीज़ को देखो, उसके हितों की रक्षा के बाद पहले जो बोला, पहले के हिसाब से 29 होगा, लेकिन अब हो जाएगा उसका 30। आर्टिकल में लिखा हुआ अल्पसंख्यक के हितों की बात 29 के अंतर्गत, तो इस संदर्भ में आप यहाँ पे 29 मार सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि
जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के बारे में बोल गया था, आर्टिकल 350 था, आर्टिकल 350 बी, ये माइनॉरिटीज की बात करते हैं। ये किससे आया था? 7 संविधान संशोधन 1956। ये सब क्वेश्चन आता है, 7 संविधान संशोधन किस वर्ष आया था, ये सब क्वेश्चन आता है। 7 संविधान संशोधन के तहत क्या, किस चीज़ का गठन किया गया था, ये सब क्वेश्चन आता है। स्पेशल ऑफिसर फॉर माइनॉरिटी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये भी क्वेश्चन है। इट मीन्स की बोथ ए एंड बी सही है। और इस तरह का क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कीजिए, जितने भी एसएससी देखिए आप लोग, एसएससी सीजीएल, इस तरह का क्वेश्चन में अब शिफ्ट हो चुका है, पैटर्न चेंज हो चुका है। झारखंड में भी अब देखो जो भी एग्जाम होगा उसमें से पैटर्न चेंज होने वाला है। तो आप लोग जो भी टेस्ट सीरीज में मारो तो इस तरह का मारो, पुराना पैटर्न को मत मारो। अदरवाइज जेपीएससी में जिस तरह धोखा खाए थे इस बार लोग, उसी तरह धोखा आप लोग भी खाओगे। बात मेरे मान लो कि बहुत पैटर्न कंप्लीटली चेंज होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषाई अल्पसंख्यकों के विशेष अधिकारी के लिए सही है? इसका अनुच्छेद 349 के तहत उल्लेखित है, बिल्कुल नहीं है, 350 बी के तहत उल्लेखित है। और इसका विशेष अधिकारी की जो सीट है, कार्यालय है, वो इलाहाबाद में नहीं है, अब न्यू दिल्ली में। तो बोथ दोनों गलत है, ना तो ए है ना तो बी है, ना तो एक सही है ना तो बी सही है, 2 सही है, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट। अब उसी तरह ये जो हम लोग आर्टिकल 29 30 देखे, 350 भी देखे। अब देखो, अब आ रहा है क्वेश्चन, जब ये बात हो रहा है अल्पसंख्यक का बात, देखो जब अल्पसंख्यक का बात आया ना, तो उसी अनुसार फिर ना एसटी आयोग का भी बात उठाता है ना, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब, इसके नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब का भी बात उठाता है। एक्चुअली क्या था, इसका जो मेंबर अध्यक्ष है ना, बहुत समय से खाली थे, तो संविधान मतलब सुप्रीम कोर्ट में ये किया गया था कि काफ़ी जितना इनका कैपेसिटी होना चाहिए ना, उससे आधे से भी कम काम लोग कर रहे हैं और बहुत दिन से वैकेंट खाली है, तो इस पर भी बात उठा था। तो जब अल्पसंख्यक का बात उठ गया, एसटी आयोग का बात उठ गया, अनुसूचित जाति का बात हो गया, मतलब ये सब चीज़ इंपॉर्टेंट है। तब ये सब चीज़ जब इंपॉर्टेंट है तो सारी चीज़ों को खंगाल लो। अब यहीं से जब ये चीज़ इंपॉर्टेंट होगा, नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज पहला, दूसरा हो गया नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब, तीसरा हो गया नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट। ये तीनों को आप लोग को देख लेना चाहिए कि किस किस प्रावधान के अंतर्गत किया गया है। तो संविधान जो पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका जो आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो एक अध्यक्ष होता है और 5 अन्य सदस्य होते हैं जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा करता है, पहला स्टेटमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट है अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्य 5 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। तीसरा है सदस्य 3 से अधिक कार्यकाल के पूर्व नियुक्ति के पात्र नहीं है। और चौथा है आयोग की कम से कम एक सदस्य महिला होनी चाहिए। ये स्टेटमेंट दिया, तो कौन सा कथन सही होगा इसमें? तो इसको हम लोग देखते हैं कंप्लीटली रूप से। जो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है उसमें क्या होता है, एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है और 3 सदस्य होता है। क्या होता है, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 सदस्य होता है। जो अध्यक्ष होता है वो कैबिनेट मिनिस्टर के दर्जा में होता है, याद रखिएगा, केंद्रीय मंत्री, ये सब याद रखिए, केंद्रीय मंत्री का दर्जा में रहता है। जो उपाध्यक्ष होता है वो राज्य मंत्री का दर्जा में होता है। और जो सदस्य होता है भारत सरकार के जो सचिव है ना, उसके समकक्ष होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो टोटल कितना हो गया, इसमें टोटल 5 मेंबर होते हैं, ठीक है। इसकी नियुक्ति कौन करता है? इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है ना, ये ध्यान रखिए, राष्ट्रपति के मोहर से नियुक्त किए जाते हैं। कम से कम एक सदस्य महिला होना चाहिए, ठीक है। और कितने वर्ष के लिए? 3 साल के लिए, 3 साल के लिए नियुक्त किए। जिस दिन वो पद धारण करेंगे ना, ऑफिस जो ज्वाइन करेंगे, उस दिन से 3 साल तक वो पद पे बने हुए रहेंगे। और एक सदस्य को 2 बार से अधिक कार्यकाल के नियुक्त नहीं किया जाएगा, एक सदस्य 2 बार नियुक्त हो सकते हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति जो आयोग है इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? वर्तमान अध्यक्ष कौन है, इसको कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। अब उसी तरह जब अनुसूचित जाति जो आयोग है ना,
वो कैसा है? ये एक संवैधानिक संस्था है, निकाय है। याद रखिए, आयोग क्या है? संवैधानिक ये है, निकाय है। 2004 में 89 संशोधन के तहत इसको लागू किया गया था। एक्चुअल में 89 जो संविधान संशोधन है ना, संशोधन, ये 2003 में आया था। उसी अनुरूप मई 2004 में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया। इसमें जो 89 संविधान संशोधन है ना, इसके तहत 338 को संशोधित किया था। आर्टिकल 338 को संशोधित किया गया था। अनुच्छेद 338 को संशोधित करके इसका जोड़ा गया था आर्टिकल 338 ए, और इसी के तहत दो पार्ट में डिवाइड किया गया। जब इसका संशोधन किया, इसमें दो पार्ट में डिवाइड किया। पहला इसको डिवाइड किया था आपका अनुसूचित जनजाति आयोग, और दूसरा किया था अनुसूचित जाति आयोग। तो दोनों चीज याद रखिएगा, इसी संविधान संशोधन के तहत में हुआ है। ये सब क्वेश्चन आता है। प्रथम जो अध्यक्ष थे वो कुंवर सिंह टेकामी थे। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? कुंवर सिंह टेकामी। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। उसको हम डिस्क्रिप्शन में जो कमेंट करेंगे ना, वहाँ पर हम उसका आंसर दे देंगे। जनजाति मामलों के मंत्री कौन है? अर्जुन मुंडा, ठीक है। ये इतना तक क्लियर हो गया। तो इसमें क्या इसका सही होगा? इसमें कौन सा कथन हो गया? कम से कम एक सदस्य महिला होना चाहिए। यहाँ 5 अन्य सदस्य 6 है, जबकि नहीं होना चाहिए। टोटल 5 सदस्य होना चाहिए। 5 वर्ष की नियुक्ति नहीं होता, 3 वर्ष की नियुक्ति होती है। 2 बार से अधिक नहीं होना चाहिए। तीनों स्टेटमेंट गलत है और चौथा सही है, ठीक है। उसी तरह अगर आप लोग देखिएगा तो एक आता है आपका राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग। आप लोग देखिएगा, अल्पसंख्यक आयोग। तो इसके बारे में भी आप लोग देख लीजिए, अल्पसंख्यक आयोग क्या था वो चीज़ आप लोग देख लीजिए, ठीक है। तो अल्पसंख्यक आयोग में कौन कौन सा चीज़ था? देखिए, अल्पसंख्यक आयोग, इसका जो गठन हुआ था ना, सबसे फर्स्ट इसका जो गठन हुआ सबसे पहले 1978 में 1978 में गृह मंत्रालय द्वारा इसका गठन किया गया था। पहला 1978 में गृह मंत्रालय द्वारा, पहले गृह मंत्रालय के अंतर्गत था, गृह मंत्रालय के द्वारा स्थापित किया गया था। ये पहले गैर धानिक निकाय था। सांविधिक बोलते हैं उसको, है ना, सांविधिक इकाई था, जिसको बोलते हैं हम लोग ना इसको बोलते थे नन स्टोरी बॉडी, नन स्टोरी बॉडी। फिर 1992 में 1992 में इसका संशोधन करने के बाद इसको क्या किया है ना, सांविधिक निकाय बनाया गया। सांविधिक निकाय बनाया गया, है ना, स्टैट्यूटरी बॉडी बनाया गया। ये चीज़ याद रखिएगा। फिर 1986 या 83 के अराउंड में, एग्जैक्टली हमको याद नहीं आ रहा, 86 या 83 के अराउंड में ही गृह मंत्रालय से हटा के इसको डायरेक्ट अलग से इसका बनाया गया था। गृह मंत्रालय के अंतर्गत था पहले, उसको अलग बनाया गया। एग्जैक्टली हमको याद नहीं आ रहा कौन सा ईयर में था, 1986 83 ऐसे ही कुछ था। उसको गृह मंत्रालय से अलग बनाया गया। फिर 1992 में इसका संशोधन करके सांविधिक निकाय बनाया, स्टैट्यूटरी बॉडी बनाया गया। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अल्पसंख्यक आयोग का जो स्ट्रक्चर है ना, वो क्या है? एक अध्यक्ष है, दूसरा एक उपाध्यक्ष है, और 5 आपका सदस्य। इसके 5 सब सदस्य, ये 3 वर्षों के लिए नियुक्त होते हैं, 3 इयर्स के लिए नियुक्त होते हैं। और जो भी इनके सदस्य और अध्यक्ष होंगे ना, वो अल्पसंख्यक समुदाय के ही होने चाहिए। ये याद रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ फंसाया जाता है, अल्पसंख्यक समुदाय में से ही होने चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। 18 दिसंबर को, बहुत इंपॉर्टेंट, 18 दिसंबर को विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया जाता है।
18 दिसंबर को विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और इसी तरह 18 एक्चुअल में क्या था, 18 दिसंबर 1992 में, 18 दिसंबर 1992 को ही ना जो संयुक्त राष्ट्र है, संयुक्त राष्ट्र ने धार्मिक और भाषाई राष्ट्रीय या जातीय अल्पसंख्यक जो है ना, क्या था इसमें, संयुक्त द्वारा, संयुक्त, एक मिनट यार गड़बड़ आ गया, एक सेकंड, इसमें क्या था आपका, इसका जो भी था 18 दिसंबर 1992 में ही क्या हुआ था, संयुक्त राष्ट्र ने धार्मिक या भाषाई राष्ट्रीय अथवा जातीय अल्पसंख्यक से संबंधित अधिकारों को अपनाया था, ये जितना भी है को अपनाया था। इसलिए 18 दिसंबर को क्या होता है, विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया जाता है। इतना चीज आप लोग याद है, ध्यान रखिएगा। और जो अल्पसंख्यक आयोग है, नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज है, इसके जो वर्तमान अध्यक्ष कौन है, इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं आपके इकबाल क्या, इकबाल सिंह लालपुर, ऐसे ही कुछ है, इकबाल सिंह लालपुर, हाँ इकबाल सिंह लालपुर। ठीक है, वर्तमान समय ये अध्यक्ष है। तो इन सारी चीज़ों को आप लोग देखिएगा। राष्ट्र, फिर अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति आयोग है, वो सेम जो फंक्शन स्ट्रक्चर है जो जनजाति का था। ठीक है, 2003 का जो 89 संविधान संशोधन के तहत 2004 में उसका गठन किया गया, तो वो सब सारा चीज़ हो गया। तो इस तरह से चीज़ों को आप लोग कंप्लीट कीजिएगा ना, तो फिर देखिएगा फिर क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। ये होता है स्ट्रेटेजी कोई भी जीएस को तैयार करने का। ठीक है, नेक्स्ट है, अब एक देखो ये क्वेश्चन है कि भारत ने इसमें से किस देश को आवश्यक आयात के लिए एक वर्ष के लिए $1 अरब की क्रेडिट लाइन प्रदान की थी। ये बेसिकली क्या था, इंडियन गवर्नमेंट जिस देश के बारे में बात किया है तो उसको लाइन ऑफ क्रेडिट दिया था। लाइन ऑफ क्रेडिट देने के बाद वो फिर नेक्स्ट ईयर ना उसका आर्थिक जो स्थिति है उसको मजबूत करने के लिए, जो आर्थिक तंगी आया तो उसको मजबूत करने के लिए 1 साल के लिए और बढ़ा दिया। अब आप लोग बोलिए क्या ये जीएसएससी में भी क्वेश्चन आएगा, ऐसा क्वेश्चन आता है क्या? बिल्कुल आता है। जो आपका एसएससी सीजीएल है उसमें क्वेश्चन आप लोग देखे थे उस दिन का, जो नहीं देखे हैं जो फर्स्ट वीडियो बनाए हैं स्ट्रेटजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, आई थिंक 3 सितंबर या 5 सितंबर का वीडियो है, उस दिन का वीडियो में जाके देखिएगा कि इसी बार 2023 में किस प्रकार एसएससी सीजीएल में इस तरह का क्वेश्चन आया था। वो भी स्टेटमेंट बेस में आया था, आई थिंक मालदीव से रिलेटेड था। मालदीव में कहा कि ये काम हुआ था जब राजनाथ सिंह जब गए थे वहाँ पर, और जो प्लेन वगैरह गिफ्ट दिए थे वहाँ पर उस तरह का कुछ सहायता भी, उन लोग इतने डॉलर का सहायता भी किए थे, मॉरिशस या मालदीव ऐसे ही कुछ था। तो उस जब वहाँ क्वेश्चन आ सकता है तो यहाँ भी डेफिनेटली आ सकता है। तो लाइन ऑफ क्रेडिट किसको दिया था? श्रीलंका को दिया था, याद रखिएगा। और 1 साल के लिए उसको एक्सटेंड किया था। क्या है? आर्थिक संकट से निपटने की मदद के लिए पिछले साल जो श्रीलंका को $1 बिलियन का जो लाइन ऑफ क्रेडिट दिया था उसको 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया। तो लाइन ऑफ याद रखिएगा, निम्नलिखित में किसको किसको दिया था लाइन ऑफ क्रेडिट, किसको दिया था? तो श्रीलंका को दिया था। ये चीज़ याद रखिएगा। आप लोग का काम क्या है अब इसमें देखिए, अब ये नहीं कर सकते हैं कि जो लाइन ऑफ क्रेडिट होता है, क्रेडिट, लाइन ऑफ क्रेडिट, ये बेसिकली होता क्या है, इसको जरा सर्च कीजिएगा। ये पीसीएस लेवल का है, यूपीएससी लेवल का है कि लाइन ऑफ क्रेडिट के बारे में पूछ देगा कि क्या होता है इसे कॉन्सेप्ट के लिए। लेकिन अगर एक बार गूगल करके देख लीजिए तो बेहतर होगा, ताकि काहे कि अब वो समय नहीं रहा पिछले बार जैसा कि पहले वाला समय नहीं रहा, केवल नया टाइप का क्वेश्चन आएगा। चेंज तो होने वाला है, आप लोग मान के रख लो ये चीज़, ठीक है। नेक्स्ट है, क्रीमिया का अवस्थिति क्या है?
क्रीमिया, क्रीमिया की अवस्थिति क्या है भाई? तो आप लोग को सबसे पहले पता होना चाहिए क्रीमिया है क्या है। ये न्यूज़ क्यों आ रहा है, न्यूज़ ये क्यों पूछे हम? एक्चुअली रसिया यूक्रेन, रूस और यूक्रेन का जो वार चला है, सब जगह क्वेश्चन पूछा है, सब जगह हर एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है इससे संबंधित। उसके सारे लोकेशन को दबा के देखो तो क्रीमिया जो है यूक्रेन का साउथ में पड़ता है, यूक्रेन के एकदम नीचे साउथ में पड़ता है, ठीक है, जो ब्लैक सी से के साथ टच करता है। तो यूक्रेन का दक्षिण में है। तो रसिया यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है उसमें सारा चीज लोकेशन को खंगालो। अब जब देख रहे हो, इसी में जब देख रहे हो ना, तो देखो पहले तुम लोग कैपिटल को। कैपिटल क्या है? यूक्रेन का कैपिटल क्या है? कीव है, कीव, ठीक है। रसिया तो पता है ही। उसके बाद जब ये देख लो, करेंसी देख लो, करेंसी देखने के बाद अब देखो इसका लोकेशन। जब लोकेशन देखोगे ना तब पता चलेगा कि यहाँ पे ब्लैक सी नाम का एक एक चीज है भाई, जो हर बार क्वेश्चन पूछा है। तो आपको तुरंत यहीं पे क्लिक आ जाना चाहिए कि ब्लैक सी के साथ कौन कौन बाउंड्री टच कर रहा है। क्वेश्चन तो पता है, इसको तो बताने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन कितनी बार पता नहीं, हजारों बार आ चुका होगा। तो ब्लैक सी का पोजीशन देखो। अब आप लोग बोलेंगे सर इसका मैप कहाँ से बनाया? कुछ मैप बनाने की जरूरत नहीं है। ये छोटा सा बाबू है ब्लैक सी, ये छोटा सा बाबू क्या है? ब्लैक सी। अब क्या करो, नॉर्थ साउथ होता है, इसी में पोजीशन अपना बनाते चल जाओ। इस तरह पोजीशन बनाओगे कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं आएगा। कौन कौन सा पार्ट होगा? जैसे देखो ब्लैक सी का, ब्लैक सी का इधर क्या है भाई? यहाँ लिखो रसिया, ठीक है। इधर क्या है भाई? ब्लैक सी का नॉर्थ में क्या है? नॉर्थ का पार्ट में कर दो यूक्रेन, ठीक है। इधर क्या है? रोमानिया। उसके बाद क्या है? बुल्गारिया। उसके बाद क्या है? नीचे साउथ में है टर्की। और इधर क्या है? ईस्टर्न पार्ट में सदर्न ईस्ट का क्या है पोजीशन? वो है जॉर्जिया। 3 3 6। तो ब्लैक सी को टच करने वाले 6 देश हैं। यूक्रेन है, रसिया है, रोमानिया है, बुल्गारिया है, टर्की है और जॉर्जिया है। तो इस तरह चीज करोगे ना तो कभी गड़बड़ नहीं होने वाला है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब बोल रहा है नाटो। जब जैसे ही रसिया यूक्रेन हो गया है, रसिया यूक्रेन का युद्ध होते के साथ 1000 बार सबसे बड़ा रीजन बना क्या? नाटो। अब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आपको तुरंत नाटो, ये न्यूज में चल रहा है तो नाटो के बारे में देख लो भाई। ये सारा का सारा क्वेश्चन आया हुआ है। कौन है ये नाटो? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेंबर ऑफ नाटो? कौन सा मेंबर नाटो नहीं है? इन विच कंट्री वाज द नाटो समिट हेल्ड इन 2023 में किस देश में नाटो समिट हुआ था? नाटो में टोटल कितने मेंबर हैं? ये सब क्वेश्चन आया हुआ है तो नाटो के बारे में जान लो। नाटो में टोटल 30 मेंबर हैं, 30 मेंबर हैं। इसमें से कौन सा मेंबर नहीं है? चाइना मेंबर नहीं है। कौन सा कंट्री में समिट नहीं हुआ था 2023 में? लिथुआनिया में। ये है। तो अब नाटो के बारे में थोड़ा सा देख लो कौन कौन सा क्या है। ये 30 सदस्यों का एक ग्रुप है जिसका मूल सदस्य कौन सा है? जितना बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, यूके, यूनाइटेड यूएसए, ये सब सारा का सारा है। फिनलैंड। अब ये जो इसका हेडक्वार्टर है क्या है? ब्रुसेल्स में, बेल्जियम में है। एलाइड कंबाइंड का ऑपरेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसका मुख्यालय क्या है? मॉन्स, बेल्जियम में है। दोनों का दोनों मुख्यालय बेल्जियम में है। तो याद रखना नाटो का कहाँ मुख्यालय है? बेल्जियम में है, ठीक है। इसका स्थापना में इसका टोटल कितना मेंबर है? 30 मेंबर है। ये सब चीज़ को देख लेना, ठीक है। सबसे नियरेस्ट हस्ताक्षर करने, सबसे हाल के देश में सबसे हस्ताक्षर करने वाला देश कौन सा है? उत्तर मैसेडोनिया। और यूक्रेन को ही बोल रहा है, यूक्रेन को ही बोल रहा है, इसमें शामिल करने की बात हो रहा है। पहले बोला था हम इसको तुमको शामिल करेंगे। जब यूक्रेन और रसिया का जब वार देखोगे ना, एक्चुअली क्या है, यूएसए क्या किया था, यूक्रेन को बोला तुम वार करो ना, हम तुमको नाटो में शामिल करेंगे। नाटो में शामिल करना, इसका जो अनुच्छेद है आर्टिकल 5, नाटो का जो एक्ट का जो अनुच्छेद है आर्टिकल 5, उसमें कहता है, आर्टिकल 5 या आर्टिकल 6 है, दोनों में से कोई एक है, आर्टिकल 5 ही है। वो कहता है कि किसी भी देश का हमला, इट मीन्स कि मेरा हमला,
मेरे ऊपर हमला मतलब कि किसी और के देश के जो भी मेंबर के देश में हमला हुआ है, इसका मतलब हर देश के भी ऊपर हमला हुआ, सब कोई इंडिपेंडेंट है उस पर वार करने के लिए। तो उसी वेस में यूक्रेन को बोला था यूएस से कि तुम करो उधर, आगे बढ़ो, हम तुमको नाटो में शामिल करेंगे, अभी करिए नहीं रहा बेटा, है ना। यही हो गया, कर दिया, रसिया अब चढ़ले है, रूस छोड़ेंगे नहीं। तो ये कहानी हुआ, तो इसलिए नाटो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये चीज़ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो साइंस एंड टेक का, आप लोग खाली साइंस पढ़ रहे हो ना 20 क्वेश्चन में, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, बस यही क्वेश्चन पूछ देगा ना। ये सोचिए कंप्यूटर का पार्ट है, कंप्यूटर का है। अब आप लोग खाली कंप्यूटर का हर चीज़ पढ़ रहे हो, करंट के बेस में भी कंप्यूटर पढ़ो, देख लेना क्वेश्चन आएगा। अब बोल रहा है कि नेशनल कंप्यूटर सुपर कंप्यूटिंग मिशन जो है, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन जो है डिप्लॉयड, परम गंगा, ये कौन किया बनाया था भाई सुपर कंप्यूटर, कौन बनाया था? परम गंगा को। इसमें बहुत सारा चीज़ है, परम गंगा, परम शक्ति, बहुत सारा नाम आया था, परम शिवाय, परम ब्रह्मा। तो इस सारी चीज़ को आपको देखना होगा कौन कौन किया है नहीं किया है। उसके बाद आपको देखना होगा नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन होता क्या है या कब गठन हुआ था। तो जब ये न्यूज़ में चल रहा है ना बाबू, तो देख लो, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन आएगा, तो इसलिए हम बोल रहे हैं ना कि ये जो सीरीज शुरू की है, इसमें कम से कम 40 से 45 क्वेश्चन मान के रखो, क्वेश्चन आएगा इसी बेस में आएगा, कुछ फालतू नहीं पूछता है, ठीक है। आप लोग उठा के अपना देख लेना खाली वक्त में, आप लोग को बार बार बोले तो खुद से प्रूव करके देख लो। तो जो परम गंगा जो है था ना, इसको आईआईटी रुड़की इसको डिप्लॉय किया था। इसका क्षमता क्या था? 1.66 पेंटाफ्लॉप्स जो बोलते हैं, उसका क्षमता में था। तो इसको सारा कुछ देखो, अब क्या क्या है इसमें देखो, सुपर कंप्यूटर होता क्या है वो जरा देख लो, इसका सारा चीज़ को देख लेना। जो पारंपरिक कंप्यूटर के विपरीत क्या, सुपर कंप्यूटर एक से अधिक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का उपयोग करता है। प्रोसेसिंग गति को फ्लोटिंग पॉइंट्स ऑपरेशन प्रति सेकंड, जो फ्लॉप्स कहते हैं, से में मापा जाता है। याद रखिए किसमें मापा जाता है? सुपर कंप्यूटर को फ्लॉप्स में मापा जाता है, ठीक है। ये तो आप खैर पढ़े भी होंगे। पेटाफ्लॉप्स क्या होता है? 1000 ट्रिलियन फ्लॉप्स के बराबर कंप्यूटर को प्रोसेसिंग की गति मापता है। फ्लोटिंग पॉइंट क्या है? वास्तविक संख्याओं को एनकोड करने का विधि है, ठीक है। आईआईटी खड़गपुर, इसी के तहत आईआईटी खड़गपुर ये क्या किया था? आपका परम शक्ति कंप्यूटर का अनावरण किया था। आईआईटी हो यार, आईआईटी रुड़की, अभी बताएं, परम गंगा, ठीक है। फिर आपका रहा आईआईटी बीएचयू, ये शिवाय, परम शिवाय, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आईआईटी परम सॉरी आईआईटी, हाँ, आई आईआईएसईआर पुणे, ये किया गया था। परम ब्रह्मा, इसका अनावरण किया था। ये 4 तरह का, परम शक्ति, परम गंगा, परम शिवाय, परम ब्रह्मा, इसको कौन किया था? ये कर लो सारा कुछ। ये किसके अंतर्गत हो रहा है? राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन है क्या। 2015 में इसका आरंभ किया गया था। ये किसके तहत आरंभ किया गया था? इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक, इन दोनों का संयुक्त रूप से पहल है, संचालन किया जा रहा है। इसका जो क्रियान्वयन, जो इम्प्लीमेंटेशन कौन कर रहा है? सीडेक और भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, कौन कौन कर रहा है? सीडेक कर रहा है और भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु ये कर रहा है। ये किसके तरह संचालन हो रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी, ठीक है, टेक्नोलॉजी के तहत। और दूसरा कौन है? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक, ये दो के बीच में संचालन कर गया। और कब शुभारंभ किया गया था इसका? 2015 में। तो इन सब सारी चीज़ों को देखने की कोशिश करो, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छे से, कैसे करना नहीं करना, कैसा लग रहा बताओ। कोशिश करेंगे कि कंप्लीट कराने का, लेकिन इतना पॉसिबल नहीं है कि सारा चीज़ करा सके, बट जितना होगा हम करा देंगे, है ना। बाद में कोशिश करें इसका सारा नोट्स तैयार कर रहे हैं, बाद में कोशिश करेंगे तो नोट्स दे देंगे, ठीक है। पीडीएफ इसका तैयार कर रहे हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा तो लास्ट में दे देंगे। तो
कैसा लगा सेशन, इसमें और कुछ सजेशन जो भी होगा वो बताना। ऐसे हम तुम लोग को बता देते हैं कि जो क्वेश्चन तुम लोग से पूछे थे, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट, इसका जो वर्तमान चेयरमैन है वो है विजय सांपला। ठीक है, विजय सांपला, ये सेकेंड टर्म में है, सेकेंड टाइम इनको नियुक्त किया गया। नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब, इनका है कुंबा मनोज कुमार। ठीक है, फिर नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज, इसका है इकबाल सिंह लालपुर। ठीक है, ये बता दिए, देख लो, वर्तमान अध्यक्ष। ठीक है, आई होप आप लोग पसंद आएगा, फीडबैक जरूर दिएगा कमेंट में। ठीक है, ताकि उसी अनुसार सारी चीज़ों को करें। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।